क्रिस्तोफ जाफरोलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश हुकूमत ने कांग्रेस से मशवरा लिए बगैर ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था, जिससे नाराज होकर कांग्रेस ने अपनी सभी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया था। वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग करने का फैसला लिया। अब डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को राष्ट्र के हित में किस तरह फैसले लेने चाहिए। जरूरी नहीं जो सब कर रहे हैं वही आप भी करें, आपकी समझ दूसरों से अलग भी हो सकती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के जरिए इसको समझिए। डॉक्टर अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे कि इस वक्त ब्रिटिश हुकूमत का सहयोग न करने का मतलब है देश को आंतरिक कलह में झोंक देना, और देश की आंतरिक कलह को दबाने के लिए, भारत जैसे विशाल देश को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को अपनी काफी ताकत जो है वो इसमें लगा देनी पड़ेगी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसका प्रदर्शन खराब रहेगा। और ब्रिटिश हुकूमत के खराब प्रदर्शन का मतलब था कि बाहरी घुसपैठियों को या नए घुसपैठियों को देश में आने का आमंत्रण देना, और यही डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे। वे राष्ट्र की सुरक्षा बाहरी तत्वों से करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को सहयोग करने का फैसला किया। लेकिन ये सहयोग भी उन्होंने अपनी शर्तों के आधार पर किया। अपने अस्पृश्य समुदायों के लिए उन्होंने कुछ चीजें हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के सामने शर्त के तौर पर रखी, जिसमें सबसे पहली थी बड़ी संख्या में महारों का ब्रिटिश सेना में भर्ती। और पिछले एपिसोड में और क्या क्या शर्तें थी ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के एपिसोड में किस हद तक वो सारी बातें अमल में लाई गई उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। जल्दी जल्दी पढ़ूंगी, बुक लंबी है, बहुत सारे एपिसोड्स हो चुके हैं, इसको खत्म भी करना है। मेरे साथ थोड़ी रफ्तार आप भी बढ़ाइए समझने की। बहरहाल अंग्रेजों से अंबेडकर की मुख्य अपेक्षाएं प्रायः पूरी नहीं हो पाई। अक्टूबर 1942 में उन्होंने विधायिका, शासन और शिक्षा में अनुसूचित जातियों के स्थान के विषय में निश्चित मांगे पेश करते हुए वायसरॉय को एक ज्ञापन सौंपा था। राजनीतिक धरातल पर उन्होंने जो चित्र पेश किया था वह काफी निराशाजनक था। इसके मुताबिक नेशनल असेंबली में सिर्फ 2 स्पृश्य सदस्य थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ 1 सदस्य था, खुद अंबेडकर। जहां तक शासन तंत्र की बात है तो इंडियन सिविल सर्विसेज के 1056 सदस्यों में से केवल 1 अस्पृश्य जातियों से था। 1940 तक पूरे देश में मात्र 400 से 500 अस्पृश्य स्नातक थे। शिक्षा के मामले में अंबेडकर का प्रस्ताव था कि अस्पृश्य विद्यार्थियों को और ज्यादा छात्रवृत्तियां दी जाएं। शासकीय सेवाओं में पहुंच की समस्या उनकी प्राथमिकताओं में से एक थी। उनका मानना था कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी राज्य को अनुसूचित जातियों के युवाओं को नौकरियां देनी चाहिए, क्योंकि व्यवसाय और उद्योग जगत प्रायः उनकी पहुंच से बाहर ही होते हैं। तो ये उस समय का आंकड़ा है, 1940 ऑनवर्ड्स का। उस समय अस्पृश्यों की जो हालत थी वो हम सभी जानते हैं। वो चाहे फिर तुलसी राम जी के आत्मकथा में हो, चाहे जूठन के माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा हो, या शरण कुमार लिम्बाले जी हो, दया पवार जी हो, इन सभी दलित आत्मकथाओं में आप अस्पृश्यों की स्थितियों का जायजा ले सकते हैं। उस समय इतने पैसे भी लोगों के पास नहीं हुआ करते थे कि ये 2 वक्त की रोटी जुटा सकें, तो व्यवसाय तो बहुत दूर की बात थी। आज के हालात बदल चुके हैं। बहुत सारी नौकरियां हैं जो अस्पृश्यों के हिस्से में आई हैं। उसके लिए आप बेशक कांग्रेस को कितनी भी गाली देते रहे, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये सारा कुछ पिछले कांग्रेस के 70 साल के शासन के दौरान ही अस्पृश्यों के हिस्से में चाहे थोड़ा ही आया, लेकिन आया जरूर है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि शासन में अस्पृश्यों को नौकरियां दी जाती हैं तो इससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलेगी। उनका अंतिम तर्क यह था कि शासन में अस्पृश्यों की उपस्थिति उनके हित में बनने वाले किसी भी कानून के लिए लाभदायक स्थिति होगी, क्योंकि इससे उसके प्रभावी क्रियान्वयन में बहुत भारी मदद मिल पाएगी। फुटनोट 27। B.R. Ambedkar, Grievances of Scheduled Castes in Dr. Ambedkar, Writings and Speeches, page 416 and 417। शासन में अस्पृश्यों की ज्यादा भर्ती का लक्ष्य हासिल करने के लिए अंबेडकर ने आह्वान किया कि उन्हें भी
उसी तरह अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए जिस तरह मुसलमानों, एंग्लो इंडियंस, भारतीय ईसाइयों, सिखों और पारसियों को दिया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी जो डॉक्टर अंबेडकर ने सामने रखी थी। इन समुदायों को भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा 1934 में ही मुख्य प्रशासकीय विभागों इंडियन सिविल सर्विसेज, रेलवे, कस्टम्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आदि में कोटा दिया जा चुका था। तो इसके लिए हो सकता है 1931 में की गई जो अंतिम जातिगत जनगणना थी वो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रही हो इस कोटे को देने के, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के एवज में। मगर शायद इससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ा था। क्यों नहीं पड़ा था, अब उन कारणों को जानिए। 1936 में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 8.33% का जो कोटा तय किया गया था उससे भी भरा नहीं जा सका था। इसका पहला कारण तो यह था कि अंबेडकर के मंत्रालय के अलावा दूसरे मंत्रालयी विभागों ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर जिस मंत्रालय को संभालते थे उसमें उन्होंने भरसक कोशिश करी कि कोटा को फिल किया जाए, लेकिन दूसरी जगहों पर जो सवर्ण बैठे हुए थे और उसमें भी खास तौर से जो उग्र हिंदूपंथी थे या उग्र राष्ट्रवादी हिंदू थे, वे इसको क्यों करने लगे। वे आज भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे तो आज सारे ही कोटा को खत्म करने पर आमाद है और सब जगह प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। दूसरी बात, अस्पृश्यों के उचित शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार ढूंढना बहुत कठिन था। फुटनोट 28, द हिंदू, September 26, 1944 एंड जय भीम, March 12, 1946। तो यहां पर दो अखबारों का जो है रेफरेंस दिया गया है, आप यहां से इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। राजनीतिक धरातल पर अंबेडकर सरकार के सामने एक बेहद अस्पष्ट और साधारण मांग पेश करके ही संतुष्ट हो गए। उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय असेंबली में अस्पृश्य सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। तो यहां पर इसके आगे क्रिस्तोफ जैफ्रेलो ने कोई भी आगे ना तो उदाहरण दिया है और ना ही इसको इलैबोरेट किया है, सिर्फ इतनी ही लाइन यहां पर लिखी है। तो इसे मैं भी ऐसे ही छोड़ देती हूं। जब कभी इसका रेफरेंस किसी और बुक में आएगा तब हम इस चर्चा पर दोबारा लौटेंगे। अंग्रेजों ने उनके प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया, जो कि क्रिप्स मिशन के ब्यौरे को देखकर पता चलता है। क्रिप्स मिशन ने अस्पृश्यों को कोई आश्वासन दिए बिना संविधान सभा के चुनाव की रूपरेखा पेश कर दी थी। तो चैप्टर 5 में हमने क्रिप्स मिशन के बारे में विस्तार से जाना था कि किस तरीके से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो है वो लगातार खराब प्रदर्शन होता रहा और फाइनली वो 1 से 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जिससे ये साबित हो गया अंग्रेजों की नजर में कि अस्पृश्यों का जो ये समुदाय है ये गैर जरूरी है, क्योंकि उनकी सीटें जीतकर वो लोग ला नहीं सके, साबित नहीं कर सके कि वे भी एक जोरदार इंपॉर्टेंस रखते हैं। 1 अप्रैल 1942 को अंबेडकर और राजा ने इस परियोजना के खिलाफ मिलकर विरोध जताया। उन्होंने दावा किया कि यह परियोजना अस्पृश्यों को ऊंची जातियों के हिंदुओं के अंगूठे तले दबाने की योजना है। विद इन ब्रैकेट, यह परियोजना हमें प्राचीन अतीत के उन्हीं स्याह दिनों में ले जाती है। इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोगों पर किए जा रहे इस भीषण अत्याचार का अपनी पूरी शक्ति के साथ विरोध करने के लिए हम सभी संकल्पकृत हैं। फुटनोट 29। डॉक्टर अंबेडकर एंड मिस्टर राजा टू सर एस क्रिप्स इन डॉक्टर बी आर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 10 पेज 447। गौर करने की बात यह है कि यह सघन असंतोष भी अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव कमेटी से निकलने को बाध्य नहीं कर पाया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि पोस्ट पर बने रहने की क्या इंपॉर्टेंस है। कम से कम उस पोस्ट पर रहकर वो अपने मंत्रालय के जरिए कोटा को फिल तो कर पा रहे थे। यदि वे भी इस्तीफा दे देते तो फिर कौन करता उस काम को। इस चीज को वो अच्छी तरह समझते थे। इसके विपरीत 1943 से 45 के दौरान उन्होंने भारतीय समाज में अस्पृश्यों की दुर्दशा को सामने लाने के लिए सत्ता में बैठे लोगों के बीच पैरवी के अपने प्रयासों को दुगना कर दिया। मई 1945 में उन्होंने संविधान सभा के गठन की अपनी योजना पेश की। उन्होंने असेंबलियों में अस्पृश्यों के लिए कोटा सुझाए ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वे वास्तविक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकें।
खैर, दुनिया ने उनके सुझाव को नजरअंदाज कर दिया और वॉवेल प्लान ने उनके प्रति अंग्रेजों की तटस्थता भी जाहिर हो गई। वायसरॉय लॉर्ड वॉवेल ने 1945 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक समझौते का प्रयास किया। फलस्वरूप चुनाव का फैसला लिया गया ताकि पहले यह पता लगा लिया जाए कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस और दूसरे दलों को दरअसल कितना समर्थन हासिल है। 1946 के चुनावों में निराशाजनक नतीजे पाने वाली अंबेडकर की शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इस फैसले की पहली शिकार बनी, जिसका ऊपर जिक्र किया जा चुका है और इसी का जिक्र पूरा हम 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं और पूरे विस्तार से पढ़ा है हमने। कुल मिलाकर अंग्रेजों के साथ अंबेडकर के घनिष्ठ सहयोग से उन्हें अपने उद्देश्यों को साकार करने में भले ही मदद न मिली हो, मगर इससे उन्हें शासन तथा शिक्षा व्यवस्था में प्रतिनिधित्व और श्रम कानूनों में अस्पृश्यों के पक्ष में उल्लेखनीय रियायतें हासिल करने में कामयाबी जरूर मिल गई थी। तो सभी जगह डॉक्टर अंबेडकर जो है अपने मन मुताबिक चीजों को नहीं पा सके, लेकिन बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे अधिकारों को उन्होंने फिर भी सुरक्षित करवाने में बड़ी सफलता हासिल करी थी। 1946 के बाद भारत तेजी से आजादी की तरफ बढ़ने लगा था। इसे देखते हुए कांग्रेस के निकट आने लगे, जो कि आने वाले समय में सत्ता की स्वाभाविक उम्मीदवार थी। तो अब जो लोग अपने आप को पक्का अंबेडकरवादी कहते हैं, उनकी नजर में तो अब डॉक्टर अंबेडकर भी अंबेडकराइट नहीं रह जाते हैं इस नजरिए से। आगे आगे सुनिए। अंबेडकर 1947 के बाद भारत के सत्ता प्रतिष्ठान में एक दलित नेता की मौजूदगी। अगला टॉपिक। जब कैबिनेट डेलीगेशन ने कांग्रेस के निवेदन को स्वीकार करते हुए अप्रैल 1946 में जगजीवन राम और लीग के दूसरे अस्पृश्य नेताओं से मिलने का फैसला लिया और एससीएफ को इस आधार पर नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उनके प्रतिनिधित्व का आधार बहुत सिमट चुका था, तो अंबेडकर को इस बात का साफ एहसास हो गया था कि अब उनके पास अंग्रेजों का वैसा समर्थन नहीं है जो सालों से उन्हें मिल रहा था। तो एससीएफ के खराब प्रदर्शन इसके पीछे जिम्मेदार था। वैसे तो हमने 5th चैप्टर में पूरा पढ़ा था कि एससीएफ का खराब प्रदर्शन होने का क्या वजह थी। 171 सीटों में से सिर्फ 28-29 सीटों पर ही चुनाव लड़ा जा सका था। उसमें से भी पहले 4 सीट, फिर 2 सीट जीत पाई थी एससीएफ। तो ये सारी बातें हमने 5th चैप्टर में कवर अप करी थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को इस बात का पूरा पूरा एहसास हो गया था कि अब उन्हें क्या करना है अपने समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। मुसलमानों की तरह अस्पृश्यों के लिए भी अल्पसंख्यक का दर्जा और दूसरे लाभ हासिल करने के लिए पार्टी ने जुलाई में सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया, जिसके तहत बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन के सामने प्रदर्शन किया गया। फुटनोट 30। एस बंदोपाध्याय, ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द क्राइसिस ऑफ दलित पॉलिटिक्स, पेज 925। इसी क्रम में मध्य प्रांत और बेरार तथा संयुक्त प्रांत में भी प्रदर्शन आयोजित किए गए। सितंबर में हजारों अंबेडकरवादी नागपुर में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने इकट्ठा हुए। फुटनोट 31। वी मून, ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया, पेज 102। एक पैराग्राफ में 5 से 6 फुटनोट हैं, रेफरेंसेस हैं और कई रेफरेंसेस तो 2-2, 3-3 हैं। इनमें से ज्यादातर आंदोलन लंबे समय तक जारी नहीं रख पाए और इस तरह अंबेडकर ने प्रत्यक्ष कार्रवाई के जरिए अपना जन समर्थन साबित करने का अवसर गंवा दिया। सोचिए किन हालातों में डॉक्टर अंबेडकर को काम करना पड़ा था, उसके बावजूद भी हिम्मत ना हारते हुए उन्होंने अपने अस्पृश्य समुदायों के लिए कितने सारे अधिकारों को सुरक्षित करवा लिया। पढ़कर ये बातें रोना आता है कि किस हालात किस तरीके से थे और उस वक्त भी लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे थे कि ये हमारा भलाई कर रहे हैं। फुटनोट 32। एस बंदोपाध्याय, ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द क्राइसिस ऑफ दलित पॉलिटिक्स, पेज 928। पिछले में 925 था, इसमें 928 है पेज नंबर। चुनाचे अंग्रेज उन्हें लगातार हाशिए पर ढकेलते रहे। अंबेडकर ने अंग्रेजों से मुंह फेर लिया और उच्च जातीय प्रभुत्व वाली कांग्रेस को ही अपनी सेवाएं देने का फैसला लिया। अंबेडकराइट्स तो जरूर इसको ध्यान से सुने। 1942 में ही उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगर हिंदू डिप्रेस क्लासेस को पर्याप्त आश्वासन देते हैं तो वे उनकी लड़ाई
में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। तो ये डॉक्टर अंबेडकर की व्यवहार कुशलता ही थी, जिसे कहते हैं नेगोशिएटिंग पावर। उन्हें मालूम था कि किस समय किससे नेगोशिएट करने पर वे अपने समुदाय के लिए अधिकारों की मांग कर सकते हैं और उन्हें सुरक्षित करवा सकते हैं। अब उसके आगे सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान यदा कदा बिखेरते रहते हैं लोग कमेंट सेक्शन में भी, उनके लिए अब आगे का पैराग्राफ है, जरा ध्यान दीजिए। अन्यथा उनके साथ समझौते का कोई मतलब नहीं था। फुटनोट 33, द बॉम्बे क्रॉनिकल, अप्रैल 27, 1942, इन सोर्स मटेरियल वॉल्यूम 1, पेज 247। शर्तबद्ध समर्थन का यह सिद्धांत राजनीति के प्रति उनके व्यवहार कुशल रवैये को बहुत सटीक ढंग से दर्शाता है। सनद रहे मतलब सावधान, ध्यान रखिए। उनके इस रवैये को खालिस अवसरवाद मानने की भूल न करें, जैसा कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग लिखते हैं। वह उनमें से नहीं थे जो ओहदों की पेशकश पर अपना खेमा बदल लिया करते थे। वे इस अवसर पर पाला बदलते थे कि इससे अस्पृश्यों की उन्नति में क्या मदद मिलेगी। इस लिहाज से अंबेडकर का पूरा करियर जगजीवन राम के करियर से बहुत अलग दिखाई पड़ता है, जो कि 1940 के दशक से 1970 के दशक तक कांग्रेस में अस्पृश्यों के मुख्य नेता रहे। जगजीवन राम ने अपने पद और हैसियत का इस्तेमाल अस्पृश्यों के हितों की रक्षा के लिए उतना नहीं किया जितना कि वे कर सकते थे। जितना वे कर सकते थे उतना नहीं किया, लेकिन बिल्कुल भी नहीं किया ये भी यहां पर नहीं लिखा है। उन्होंने भी बहुत प्रयास किए। बेशक वो उनके पद के हिसाब से अप्रोप्रिएट न रहे हों, लेकिन उन्होंने भी बहुत प्रयास किए। उन्होंने दलितों और समाज के सभी तबकों के प्रतिनिधि पार्टी के रूप में कांग्रेस को स्थापित करने पर ज्यादा जोर दिया। तो डॉक्टर अंबेडकर बार बार लगातार छले जा रहे थे, और किसी और से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से। और ऐसी स्थिति में उन्हें काम करना पड़ रहा था। और ये सोचिए कि उन्हें न सिर्फ केवल विरोधियों से लड़ना था, बल्कि अपने लोगों से भी लड़ना था। ये सिचुएशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। विरोधियों से तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन सबसे मुश्किल अपनों से लड़ना होता है। अंबेडकर और कांग्रेस के बीच सुलह का मौका संविधान सभा में सामने आया। 17 सितंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा के लक्ष्यों व उद्देश्यों के बारे में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी दी थी। उनके भाषण को सदन के सभी हिस्सों में भरपूर समर्थन मिला था। तो अभी पिछले वीडियो में एक कमेंट था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ईमानदारी से बताइए कि डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान सभा में लोग थे वो कितने ईमानदार थे। दरअसल उनका सवाल ही गलत था। उन्हें ये नहीं पूछना चाहिए था कि कितने लोग ईमानदार थे। उन्हें एक्चुअल में ये पूछना चाहिए था कि संविधान सभा में कितने लोग डॉक्टर अंबेडकर का सहयोग करने को तैयार थे, क्योंकि दोनों सदनों में कोई भी कानून पास होने से पहले जोरदार बहस होती थी, और उस कानून को पास होना इस चीज पर निर्भर करता था कि कितने लोग उसके पक्ष में खड़े हैं। यदि अस्पृश्यों को इतने अधिकार मिल सके, डॉक्टर अंबेडकर इतने अधिकार दिलवा सके, तो ये बात का सबूत है कि बहुत सारे लोग जो है वो डॉक्टर अंबेडकर से सहमत थे, उनके पक्ष में खड़े थे। तो यहां पर बात ईमानदारी की नहीं, सहयोग की आती है। आपका सवाल गलत है, आप लोगों को सवाल करने भी नहीं आते हैं, यह भी एक विडंबना ही है। अब डॉक्टर अंबेडकर का भाषण सुनिए और संसद में किस तरीके से उनको सहयोग मिला ये सुनिए। मैं आज इस बात से भली भांति अवगत हूं कि हम राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से बटे हुए हैं। हम परस्पर द्वंद्व में जूझ रहे खेमों का एक समूह है, और मैं स्वीकार करने को तैयार हूं कि संभवतः मैं भी ऐसे ही एक खेमे का नेता हूं। ये उनकी ईमानदारी है। परंतु महोदय, इन सब के बावजूद मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर समय और हालात मिले तो दुनिया की कोई ताकत इस देश को एकजुट होने से नहीं रोक सकती। हर्ष ध्वनि। मुझे ये कहने में लेश मात्र भी संकोच नहीं है कि अपनी सारी जातियों और पंथों के साथ हम किसी न किसी रूप में एक बद्ध जन होंगे। हर्ष ध्वनि। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन के बावजूद एक दिन मुसलमानों को भी विवेक का संचार होगा, और वे भी यही कहने लगेंगे कि उनके लिए भी एकजुट भारत ही बेहतर है। भारी हर्ष ध्वनि एवं तालियों की गड़गड़ाहट। फुटनोट 34। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स देयर आफ्टर CAD, मतलब अगली बार मैं CAD पढ़ूंगी तो आप समझ लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट के बारे में बात हो रही है। न्यू दिल्ली, लोकसभा 1989, वॉल्यूम 1,
पेज 100 to 101। अंबेडकर की इस बात का भी तालियां बजाकर स्वागत किया गया था, जिसमें उन्होंने भावी राज्य के रूप में उल्लेख करते हुए कहा था कि मैं एक शक्तिशाली एकबद्ध केंद्र का पक्षधर हूं। पेज 102। कांग्रेस पार्टी से निकटता हासिल करने के लिए अंबेडकर को संविधान सभा में उनके चयन का समर्थन करने वाली मुस्लिम लीग के स्टैंड पर सवाल उठाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। फुटनोट 35 डी की डॉक्टर अंबेडकर, पेज 382। तो डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल स्पष्टवादी थे। उनका एक ही फोकस था, वो था देश को एकजुट करना और उस एकजुट हुए देश के अंदर अपने अस्पृश्य समुदायों के अधिकारों को राजनीतिक तौर पर सुरक्षित करना। लिहाजा संविधान सभा में मौजूद कांग्रेस सदस्य नए भारत के निर्माण के अवसर पर राष्ट्रीय एकता के पक्ष में दिए गए उनके इस भावपूर्ण भाषण से अभिभूत हुए बिना न रह सके। अंबेडकर को इस लक्ष्य की ओर प्रेरित करना किसी जबरदस्त तख्ता पलट जैसी कामयाबी थी। गौरतलब है कि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने उस समय उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया, जिस समय 20 से ज्यादा सदस्य वक्ता अपनी बारी के इंतजार में थे। उन सबको रोककर डॉक्टर अंबेडकर को मौका दिया उन्होंने स्पीच पढ़ने का। जाहिर है कि राजेंद्र प्रसाद खुद चाहते थे कि अंबेडकर सभा पर छा जाएं। तो आज का ये एपिसोड यहां विराम करते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग समझ ना सकें। और अगले एपिसोड में भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को किस तरह आप पढ़ते हैं और एक्चुअल में जो राइटिंग्स हैं उसमें क्या दिया हुआ है, इसके ऊपर चर्चा जारी रखेंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में फिर उपस्थित हो जाऊंगी। लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और आपका टेंडा, ट्विटर, इन सब पर भी इसको स्प्रेड करना न भूलें। धन्यवाद।